हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू सेशन। आज हम लोग सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म कैसे होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी काम कैसे करती है, ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में बताई जाएंगी। तो आज ये पहला पार्ट है जिसे हम देखेंगे कि पहला पार्ट क्या बता रहा है। इसके पहले हम हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस पार्ट को देख कर आइए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे और फाइनल एग्जाम आते आते आप इन सारे बेसिक को प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दीजिए। देखिए, हर चीजें होती है, बच्चे दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो आप सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ सकते हो, और दूसरा आप अपनी क्वालिटी को बिल्डअप करने के लिए आप अपनी क्वालिटी के लिए पढ़ सकते हो। तो क्वालिटी पढ़ने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आपको नॉलेज गेनिंग बनना पड़ेगा, नॉलेज गेनर बनना पड़ेगा, ना कि परसेंटेज गेनर बनना पड़ेगा। इसीलिए परसेंटेज से हटकर भी हर चीजें पढ़ी जाती है और परसेंटेज से ज्यादा भी कुछ चीजों को नॉलेज गेन किया जाता है। उसी के लिए हमें ये चीज पूरी तरीके से पढ़ना जरूरी है। सो इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, राइट टाइम पे अगर हम बात करें तो रातों रात जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कभी तो भी इकोनॉमिक्स में ये चीज पढ़ा है कि मनी जनरेट फ्रॉम इवैल्यूएशन, एक पूरे पैसेज ऑफ टाइम के साथ धीरे धीरे मनी जनरेट हुआ है। तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो देखिए। इंट्रोडक्शंस की बात करें तो क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1760। 1760 के अंदर जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और वो धीरे धीरे स्प्रेड होता गया, तो उसी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी ग्रोथ होने लगी। देखिए, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन वाज बीन डन मैन्युअली। मैन्युअली मतलब हाथों से प्रोडक्शन होता था, हैंडक्राफ्ट ज्यादा चलते थे। जो भी चीजें बनाई जाती थी वो सब हाथों से बनाई जाती थी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अब वो चीजें मशीनरीज के थ्रू बनने लगी है, अब वो चीजें एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनने लगी है। यूजिंग लोकल रिसोर्सेज, लिमिटेड कैपिटल वाज नीडेड एंड ऑफन प्रोडक्शन वाज डन एट होम। कब? 1760 के पहले, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट रेडिकल चेंज इन द फील्ड ऑफ industry and commerce. Production was not done on a large scale with the help of machines and the new technology on the basis of demand which is available in a market. Local market turn into regional, national and international market. As our production goes on increasing, the demand for that product goes on increasing from the local to the national market and from the national market to the international market. इसी के कारण मार्केटाइजेशन बढ़ा है, डिमांड्स बढ़ी है। अब देखिए ना, यूएसए की एक कंपनी इंडिया तक के अपने मोबाइल्स आकर बेच रही है। चाइना की एक कंपनी दुनिया के हर कोने में ऑपरेट कर रही है। जापान की कई कंपनीज है जो इंडिया के हर कोने में ऑपरेट कर रही है। उसी तरीके से इंडियन कई कंपनीज है जो दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग कंपनीज में काम कर रही है, अलग अलग कंट्रीज में काम कर रही है। तो ये चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम उसके लिए नया मार्केट ढूंढेंगे, और विद द सर्च ऑफ न्यू मार्केट वी हैव एंटर इनटू इंटरनेशनल मार्केट। बहुत सिंपल तरीके से समझिए चीजों को। अगर आप सिर्फ 2 या 4 यूनिट बना रहे हो, तो 2 या 4 यूनिट बना रहे हो तो वो तो आप अपने गांव में भी बेच सकते हो, आपको उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब 2 और 4 यूनिट से बढ़कर आप 400 और 500 यूनिट पे आते हो, तो आपको अब गांव के बाहर जाना है। उसी तरीके से जब आप 400 से 500 यूनिट को बढ़ाकर 4000 से 5000 यूनिट पे जाते हो, तो आप नेशनल मार्केट में कदम रखते हो। और जब 5000 और 4000 से आप लाखों करोड़ों यूनिट के प्रोडक्शन पे चले जाते हो, तो फिर आप इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखते हो। आप नए मार्केट्स ढूंढते हो कि इंडिया में तो हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, और कहाँ बिक सकता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण मार्केट्स भी बढ़ा है और प्रोडक्शन के तरीके भी बदले हैं। ये चीजें इतनी मायने नहीं रखेंगी आप लोगों के लिए, बट आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कहाँ से हुआ। बट उसके पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़िए कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप कितने तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस करने के कई तरीके के टाइप्स यहाँ बताए गए हैं, जिसमें से पहला टाइप है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, दूसरा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और सबसे लास्ट में आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। हमें ये चीज पढ़नी है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी काम कैसे करती है। लेकिन उसके पहले ये इवैल्यूएशंस जो है सोल ट्रेडिंग से हम लोगों ने शुरू किया है,
और सोल ट्रेडिंग से हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्रॉस करते हुए जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना किए। आप मुझे बताइए, क्या आप लोग डायरेक्ट हाई लेवल बिजनेस लगाओगे? हर कोई व्यक्ति अपने छोटे बिजनेस से शुरू करता है और फिर उस बिजनेस को बढ़ाते 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 वो एक हाई लेवल तक के चला जाता है। तो बिजनेस का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? सोल ट्रेडिंग। और सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम एक एक पार्ट में, एक एक क्लास में एक एक चीजों को कंप्लीट करेंगे कि ये होता क्या है। अगर आपको याद हो तो इसके पहले हमने ये चीज ओसी में भी पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, कि ये ऑपरेट होते कैसे ये सारे टॉपिक। तो आइए एक टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न दो शब्दों से बना है, एक होता है सोल और दूसरा होता है ट्रेडिंग। सोल का मतलब होता है सिंगल और ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। मतलब अगर कोई बिजनेस एक अकेला इंसान चला रहा है तो उसे आप लोग क्या बोलोगे? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग दो शब्दों से बना है, एक है सोल और दूसरा है ट्रेडिंग। सोल का मतलब क्या होता है? सिंगल। और ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेड करना, बाइंग एंड सेलिंग करना। तो जब सोल ट्रेडिंग का मतलब अगर कंबाइनली जोड़ लिया जाए तो सोल ट्रेडिंग क्या बोल रहा है? सोल ट्रेडिंग इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसका मालिक भी एक है, जिसको चला भी एक अकेला इंसान रहा है और उस बिजनेस पे कंट्रोल भी किसका है? सिर्फ एक अकेले बिजनेसमैन का कंट्रोल है। इसे बोला जाता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, अ वन मैन शो और अ वन मैन बिजनेस। जो पर्सन हु कंडक्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड एज अ सोल ट्रेडर। दुकान और दुकानदार शब्द सुना है आप सबने? दुकान है मतलब वो बिजनेस है और दुकानदार मतलब वो जो वो बिजनेस कर रहा है। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति सोल ट्रेडिंग का बिजनेस करता है उसे क्या बोला जाता है? सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडिंग मतलब शॉप, वो बिजनेस, वो दुकान जो चल रही है, और सोल ट्रेडर का मतलब वो दुकानदार, जो व्यक्ति वो दुकान चला रहा है। बिजनेसमैन हु रन दैट बिजनेस इज कॉल्ड एज अ सोल ट्रेडर। होप आपको ये पहली चीज समझ में आई। नेक्स्ट चीज देखेंगे क्या है। तो फीचर्स दिए गए कि सोल ट्रेडिंग के फीचर क्या क्या है। पहला फीचर देखिए, देयर इज नो सेपरेट लॉ और एक्ट विच गवर्न द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग के लिए कोई नया कानून, रूल, रेगुलेशन बनाया नहीं गया है। जिसके आगे आप पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप के लिए एक अलग एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी के लिए अलग एक कंपनी एक्ट होता है, कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 2013। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग एक एक्ट होता है, एक कानून होता है, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। वैसे ही सोल ट्रेडिंग के लिए किसी तरीके का कोई एक्ट बनाया नहीं गया है, बट इट हैज टू फॉलो द लॉ ऑफ लैंड। मतलब आपके लिए कोई सेपरेट कानून हम नहीं बना रहे, लेकिन जो कानून बनाए गए हैं, जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो देश के नियम कायदे कानून है, वो आपको डिफॉल्ट में मानने पड़ेंगे। वो कानून को आप स्किप नहीं कर सकते। सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज ओनली वन ओनर। यहाँ पे सिर्फ कितने बॉस रह सकते हैं? सिर्फ सोल। मैं पहले बोला ना, सोल का मतलब होता है सिंगल। तो यहाँ पे एक ही ओनर रह सकता है, एक से ज्यादा ओनर यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर आप कैपिटल की बात करते हो तो यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन बहुत स्मॉल रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप अकेला बिजनेस शुरू करना चाहोगे तो आप उतना ही पैसा लगा सकते हो जितना आपके पास अवेलेबल है। तो आप इंडिविजुअल पे लिमिटेड हो, इसलिए आपका कैपिटल भी उतना ही लिमिटेड है जितना आपके पास है। मतलब मुझे अगर बिजनेस करना है तो पूरे गांव से पैसा थोड़ी ले सकता हूँ। मैं पैसा किससे ले सकता हूँ? या तो मेरी सेविंग से, या तो मेरे फ्रेंड्स, या तो मेरे रिलेटिव से। तो ये लिमिटेड है ना, इनसे कर करके भी कितना पैसा जमा कर लूंगा। इसलिए बोला गया है कि आपको जो मॉनेटरी सोर्स यहाँ मिल रहा है वो लिमिटेड रहता है। आप एक मर्यादा से ज्यादा का कैपिटल यहाँ जमा नहीं कर सकते। देयर इज नो डिविजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अरे भैया, जब मालक अकेला है तो प्रॉफिट और लॉस किसी और को क्यों मिलेगा? सिंगल ओनर रहने के कारण उस बिजनेस का होने वाला प्रॉफिट भी एक अकेला इंसान का है, और जो लॉस है वो भी एक अकेले इंसान का ही है, वो किसी को बांटने की जरूरत नहीं है। और जितने भी डिसीजंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान द्वारा लिए जाते हैं, वो रहता है सोल ट्रेडर। थोड़ा सा अपना आईक्यू लगाओ, ये बातें आप बड़ी आसानी से याद रख सकते। देखो मैं बताता हूँ, इसको एक इस तरीके से याद कीजिए
कि सोल ट्रेडर में एक अकेला ओनर रहता है, जिसके कारण वो कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करता है वो कैपिटल बहुत स्मॉल रहता है। अब वो अकेला ही ओनर है, अब वो सिंगल ओनर है, तो ऐसे केस में उसको किसी के साथ अपना प्रॉफिट लॉस बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अकेला ओनर रहने के कारण जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो खुद ही लेगा, क्योंकि प्रॉफिट भी उसी का है और लॉस भी उसी का है। इस तरीके से आप चीजों को बड़ी आसानी से याद रख सकोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए कौन सा है, द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर को ही सोल ट्रेडर बोला जाता है, याद रखिए। सोल ट्रेडर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोप्राइटर, कैन इंश्योर मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी। अभी मैं आपको 2 मिनट पहले पढ़ा के आया, कितने बॉस है, अकेला। डिसीजन मेकर कौन है, वो ही अकेला। प्रॉफिट कौन शेयर कर रहा है, वो अकेला। कैपिटल कौन चला रहा है, वो अकेला ला रहा है। बिजनेस को कौन संभाल रहा है, वो अकेला संभाल रहा है। तो उसको किसी दूसरे को बताने की जरूरत है क्या कि उसका बिजनेस कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, कौन सा डिसीजन उसने कब लिया था, कौन सा डिसीजन कब नहीं लिया। उसको इसमें से कुछ भी बात किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बोला है कि सोल ट्रेडर सिंगल व्यक्ति रहने के कारण वो उस बिजनेस में मैक्सिमम सीक्रेसी, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में सीक्रेट को मेंटेन करके रख सकता है, क्योंकि आपका सीक्रेट तब तक ही सीक्रेट है जब तक कि वो सिर्फ आपके पास है। आप किसी को बता रहे हो तो फिर सीक्रेसी का सवाल ही कहाँ आ रहा है, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। मैंने कई क्लासेस में आपको लाइबिलिटी समझा के दी है कि लाइबिलिटीज होती क्या है। तो सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर एक दुकानदार का नुकसान उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी से क्लियर नहीं होता है, तो ऐसे केस में उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को उसके लिए यूज किया जा सकता है। इसको ऐसे समझिए, एक शॉपकीपर है जिसकी बिजनेस प्रॉपर्टी है 100 रुपीज की। वो जो दुकानदार है उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी कितने की है, 100 की है। लेकिन उसका बिजनेस लाइबिलिटी मतलब उसके ऊपर बिजनेस के ऊपर लोन कितने का है, 200 रुपए का, ठीक है। तो मुझे बताइए, ये पूरा बिजनेस अगर मैं बेच भी दूं तो ये लोन क्लियर कर सकता हूं क्या 200 रुपए का, पॉसिबल नहीं है। सर आप बोलोगे कि 100 रुपए पूरा बिजनेस बेच भी दोगे तो भी 100 रुपए ही क्लियर होगा, 100 रुपए की तो लाइबिलिटी अभी भी बचेगी ना। तो ये जो 100 रुपए की लाइबिलिटी बच रही है, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवर की जाती है। इसे बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब when your business property is not sufficient to clear your debt, then your personal property will be utilized for that purpose, and from that personal property your business liability will be cleared off। आपके personal liability से वो पूरा का पूरा पैसा भर के दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है the business does not enjoy separate legal existence। ये हम पीछे पढ़ के आए कि हमारे पास कोई सेपरेट लीगल एक्ट नहीं है, इसलिए हमारा कोई कानूनन अस्तित्व भी नहीं है। हमारा बिजनेस उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल सकता है जितना बाकी कंपनी का बिजनेस चल सकता है। जैसे कि हमारे देश में ऐसी कई कंपनीज है जो 100 200 साल भी पुरानी है, लेकिन ऐसा कोई दुकानदार है क्या जो 100 साल पुराना है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि दुकानदारी तब तक ही चलती है जब तक कि दुकानदार अवेलेबल है, मतलब ओनर अवेलेबल। मैं जिंदा हूं तो मेरी दुकानदारी चालू है, मैं ही मर गया तो मेरे बाद मेरी दुकानदारी कौन चलाएगा। हाँ, अगर मेरा बेटा चला रहा है, मेरे फैमिली में से कोई चला रहा है, तो फिर अभी भी वो सोल ट्रेडिंग है ना। पहले मैं चलाता था, अब वो चलाता है, तो वन मैन शो हुआ ना। इसलिए हमारा कोई लीगल स्टेटस नहीं रहता, कानूनन हमें कोई अधिकार नहीं रहता, हमारा कानूनन कोई अस्तित्व नहीं रहता। बिजनेस को, कंपनी को एक अलग अस्तित्व है, जिसकी अंबानी अलग है और रिलायंस अलग है। रिलायंस ग्रुप को एक अलग अस्तित्व मिला है, वैसा हमारे बिजनेस को कोई लीगल स्टेटस नहीं है। फिर आता है सोल ट्रेडिंग कंसेंट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। हम सोल ट्रेडिंग में लार्ज स्केल का बिजनेस नहीं कर सकते, हम सोल ट्रेडिंग में बड़े लेवल का बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सोल ट्रेडिंग में लार्ज लेवल का बिजनेस, उसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश कीजिए। आप अकेले बिजनेस कर रहे हो, अकेला आदमी कहाँ कहाँ भागेगा, बराबर है। दूसरा, आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो जो कैपिटल आप लगा रहे हो वो कैसा है, लिमिटेड है, और छोटे कैपिटल में बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता। तीसरा, काम करने वाले अकेले हो, मैनेजमेंट वाले अकेले हो, डिसीजन मेकिंग वाले अकेले हो, रिस्क लेने वाले भी अकेले हो, और अकेला इंसान एक मर्यादित बिजनेस ही कर सकता है। एक लिमिट के बाहर का बड़ा बिजनेस एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए बोला गया है कि हम लार्ज स्केल बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते। होप आपको सोल ट्रेडिंग समझ में आया होगा।
अगर आपको सोल ट्रेडिंग में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर करके दूंगा। थैंक यू वेरी मच।